अखुवत फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर अमजद साकब डिफेंस लाहौर में रिहाइश पजीर हैं। उनसे मिलने पहुंचे। उनके दोस्त और अखुवत फाउंडेशन के डायरेक्टर सलीम रांझा मिलने आ गए। खुद इस्तकबाल किया। सिविल सर्विस के इम्तिहान में पंजाब भर में अव्वल आए, अच्छे खासे ब्यूरोक्रेट अफसर बन गए, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाजी खिदमत की तरफ आ गए। ये मुश्किल फ़ैसला कैसे कर लिया? मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा कि इंसान को सबसे पहले अपने आप को पहचानना है, अपने आप को समझना है कि वो उसका मिजाज क्या है, उसकी शख्सियत क्या है, उसकी सलाहियतें क्या है, वो क्या करना चाहता है और कौन सा काम है जो बेहतरीन कर सकता है। वो मुकाम जहाँ ख्वाहिश कल्बी और फ़र्ज़ मनसबी मिल जाएं, खुशबख्ती कहलाता है। तो ऐसे ही किसी मुकाम की तलाश में पहले मैं मेडिसिन में गया, फिर मेडिसिन को छोड़ा, फिर सिविल सर्विस में जो आबला पाई हुई वो बहुत कारआमद रही। लेकिन बहरहाल ये लगा कि मेरा जो दिल है वो देहातों में है, पंचायतों में है, गली कूचों में है, टूटी फूटी बस्तियों में है और उन लोगों के साथ ज़्यादा धड़कता है जिनके ख्वाब पूरे नहीं होते। तो मैंने समझा कि ज़िंदगी तो एक ही बार मिलनी है, इसे अपनी टर्म्स पे बसर करना चाहिए, वो काम करना चाहिए जो आपको खुश करे। ये जो फैसला कुन मरहला था नौकरी छोड़ने का और समाजी खिदमत को फुल टाइम अपनाने का, वो कब, कैसे और किस तरह से आया? सुहेल साहब, ये मरहला, ये फ़ैसला एक लम्हे में नहीं होता, हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। इसके पीछे बहुत से और वाक़यात होते हैं, मंज़र के पीछे पस मंज़र भी होता है। तो सिविल सर्विस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सियासतदानों से कैसे मिल के काम करना है, बिज़नेस कम्युनिटी से कैसे काम करना है, आवाम के साथ उनके दुखों का कैसे मुदावा बनना है। तो उसी मेल जोल के नतीजे में मुझे लगा कि मैं जो अपना सही किरदार है वो इस आहनी फ्रेम से बाहर निकल के अदा कर सकता हूँ। क्या इस फैसला करने में घर वाले रोक टोक करते थे, दोस्त समझाते थे ना करें या करें? वो क्या कहा बुल्ले शाह ने कि बुल्ले नू समझावन आइयां बहना ते भर जाइयां। तो दोस्तों ने रोका, ज़माने ने रोका। आपको इल्म है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं ये बड़ा ज़ालिम मुआशरा है, इसमें तो कोई पटवारी की नौकरी नहीं छोड़ता। तो कोई भी मेरे घर में मेरा हम ख्याल नहीं था सिवाय मेरी अहलिया के। उसको मुझ पर एतमाद था, उसको यकीन था कि मैं जो फ़ैसला करूँगा वो मेरे लिए और घर के लिए और सब अहल खाना के लिए अच्छा होगा। गालिब ने भी तो कहा ना कि ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। माइक्रो फाइनेंस की सबसे बड़ी एनजीओ अखुवत फाउंडेशन के सरबराह हैं। आप देते तो गरीबों और नादारों को बिलासूद कर्जे हैं, मगर आप पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन आदमी हैं। 1000 अरब रुपए जमा कर चुके। जी ऐसा ही है। इसको देखें, ये किसी भी शय को देखने का एक अपना अंदाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 120 अरब रुपयों के कर्ज़े 30 लाख घरानों को पेश किए। अब ये जो 120 अरब रुपए गए हैं ये मुआशरे में, ये इस इकॉनमी में इन्वेस्ट हुए और इसके नतीजे में दौलत जन्म लेती है। तो वो माहरीन मुआशियात का कहना है कि 120 अरब की इन्वेस्टमेंट से 20 साल में 1000 अरब से ज़्यादा की दौलत जन्म ले चुकी है। और ये सबसे बढ़कर ये कि ये किसी एक शख्स की जेब में नहीं गई, ये 30 लाख घरानों के पास पहुंची। अब फैसला ये करना है कि क्या दौलत अपनी मुट्ठी में बंद हो तो आप अमीर हैं? ऐसा नहीं है। दौलत सबकी है। इस दुनिया में जो कुछ है रब का है और जो रब का है वो सबका है। मैंने और मेरे दोस्तों ने और मेरे साथियों ने मिलकर 30 लाख घरानों से मुआख़ात का जो रिश्ता जोड़ा और ये जो दौलत जन्म ली, अगर उन सब किया तो ये हमारी है। तो आप देखें, बिल गेट नामी एक शख्स को आप जानते हैं, उसने भी तो 100 अरब कमाने के बाद कहा कि ये दौलत मेरे किस काम की, और सारी की सारी लोगों में तकसीम करनी शुरू कर दी। तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह यही रास्ता अपनाने की कोशिश की जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया कि जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा दे दो।
और वो 30 लाख लोगों की जो निगाहों की चमक है और उनके जो हौसले हैं, उनकी जो उम्मीदें पूरी होती हैं, वो भी तो हमारे ही हैं। दुनिया में ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के डॉक्टर यूनुस का माइक्रो फाइनेंस में बड़ा नाम है, आपका भी बड़ा नाम है। अगर दोनों का तकाबुल किया जाए तो वो कैसा होगा? वो इस जदोजहद में आगे हैं, उन्होंने बहुत पहले ये अलम बुलंद किया था, लेकिन हमने उसके तरीक़ाकार में कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ मुतारफ़ करवाईं। हमने इस पूरी तहरीक को सूद से पाक किया और हमने इसमें ये सोचा कि ये मवाख़ात की बुनियाद पर तामीर हो। हमने मस्जिद को और चर्च को और मंदिर को इसका हिस्सा बनाया, हमने रज़ाकारियत को हिस्सा बनाया। यानी जो काम उन्होंने किया उसमें हमने कुछ क्रिएटिव उसमें और चीज़ों का इजाफ़ा किया। तो ये अगला कदम आप कह सकते हैं। उनकी अज़मत अपनी जगह पर बरकरार है, हम तो तिफ़ले मकतब हैं। ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद के अदारे फाउंटेन हाउस को भी आप ही चलाते हैं। आप अखुवत यूनिवर्सिटी, अखुवत फाउंडेशन के साथ साथ फाउंटेन हाउस के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं? वसत आ जाती है वक्त में जब आप नेकी का कोई काम करें। मैं बचपन में सुनता था अपनी वालदा से कि खाना थोड़ा भी है, मेहमान आ जाए तो वो कहती थी देखो सब ने खा लिया, खाने में कितनी बरकत आ गई। तो जब आप नेकी का काम करते हैं तो वक्त में बरकत आ जाती है, ये फैल जाता है, ये पूरी कायनात को अपने हिसार में ले लेता है। वक्त की बंदिश या वक्त की कमी ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। अहलिया के हमरा नाश्ता किया। क्या आपने इनकी ज़िंदगी में ये जो तब्दीली थी इसको कैसे महसूस किया? एक अच्छा खासा बाऊ टाइप अफसर और फिर सोशल सर्विस। एडजस्ट की इतनी मुश्किल इसलिए नहीं आई थी कि अमजद जब अफसर भी थे ना, उस वक्त भी ये बहुत अच्छे थे। मतलब कोई इनके अंदर वो जो अफसरी वाली चीज़ नहीं थी, तो इसलिए शायद मुझे कोई एडजस्टमेंट में कोई सच नहीं आई। हाँ, मतलब एक वो थोड़ा सा सेटबैक तो होता है कि एकदम आपकी वो जो फैसिलिटीज़ होती हैं एकदम आप लेकिन वही मैंने आपको बताया ना कि फ़ेथ इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अमजद के ऊपर था कि कभी कोई मैंने फील ही नहीं। सबसे अच्छी बात क्या है इनकी? जब सबसे अच्छी बात उनसे ना, वो इनकी सबसे बुरी बात भी है। बहुत पॉजिटिव है। कोई इनके साथ बुरा भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, ये कभी किसी को कुछ नहीं कहते और बस अल्लाह से दुआ करते हैं। और वो बुरी इस सेंस में मुझे होता है कि कई दफ़ा ऐसा धोखा भी बहुत खा जाते हैं। तो जब धोखा खाते हैं तो आप क्या समझाती हैं? क्यों इतने पॉजिटिव हैं कि आपको मैं कहती थी आप ऐसा ना करें, लेकिन फिर ठीक है। तो बच्चों की जो तालीम और तरबियत है उस पर फिर किसने तवज्जो दी? अमजद। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चों की गाइडेंस है ना, वो अमजद करते हैं। उनकी अगर जॉब का है या अगर बेटी हमारी फ्राजीन वो ऑस्ट्रेलिया में होती है, उसने लॉ किया हुआ है। बेटा भी जुनेद और बेटी दोनों अमजद के साथ। गुस्सा इन्हें किन बातों पर आता है? गुस्सा पहले आता था, अब इतना नहीं आता है। शायद इस वजह पे आता होगा जब मैं ज़्यादा इनकी टेक केयर करती हूँ कि आपने खाने में ये नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना, आपने ये नहीं करना। उस पर ज़रा इनको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि ऊंचा ऊंचा कौन बोलता है? ऊंचा अमजद। घर की बेसमेंट में अखुवत फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग। सोहेल साहब, ये आप देख रहे हैं कि अब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। हमारे बोर्ड के लोग, हम बहुत फ्रीक्वेंटली जो बातें होती हैं वो बाहमी शेयर करते हैं, मिलजुल कर हिकमत अमली तय की जाती है, वसाइल इकट्ठे किए जाते हैं। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब जहाँ जाए ना तो उसके लिए मर्ज होने के लिए तो है ना, हम भी जगह ना कहाँ से शुरू किया था। अब हर पाकिस्तान में जाते हैं तो सारे पाकिस्तान के लगते हैं ना, माशाअल्लाह।
मुस्तफ़ाबाद कसूर में 48 एकड़ पर मुहित अखुवत यूनिवर्सिटी पहुंचे। कोरोना SOPs पर अमल करते हुए हाथ धोकर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। गालिब ने कहा कि आके सज्जादा नशी कैस हुआ मेरे बाद, कोई खाली न रही दश्त में जा मेरे बाद। तो ये वो बच्चे हैं जो हमारे बाद इस मुल्क को लीडरशिप देंगे, उम्मीद देंगे। पाकिस्तान के अंदर तालीम और पाकिस्तान के बच्चे अगर शाइन करेंगे, अगर तरक्की करेंगे, तो पाकिस्तान की तरक्की फिर कोई नहीं रोक सकता। अखुवत के जो तालीमी प्रोजेक्ट्स हैं वो किस किस शहर में हैं और मुस्तकबिल में आपका क्या इरादा है? कब तक अखुवत यूनिवर्सिटी जो है वो बन जाएगी? कराची में है एक, हम NJV स्कूल, चकवाल में है, फिर फैसलाबाद में है, फिर कसूर में है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम KP और बलूचिस्तान में भी शुरू कर रहे हैं। हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये रेजिडेंशियल हैं, तो इस हवाले से जिस शहर में भी हों उसमें हमने पूरे चारों सूबों का और गिलगित बल्तिस्तान का और आज़ाद कश्मीर का कोटा मुकर्रर किया हुआ है। जो छोटा मिनी पाकिस्तान 1000 के करीब बच्चे हैं जो इस वक्त हमारे पास ज़ेर तालीम है। इसमें इंटरमीडिएट भी है, इसमें अंडर ग्रेड भी है, इसमें BS बायोटेक्नोलॉजी भी है, BS इकनॉमिक्स भी है, और BS इंग्लिश भी, और हाल ही में हम बिज़नेस का भी शुरू करना चाहते हैं और IT का भी शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, कितने पैसे खर्च हो गए यूनिवर्सिटी तक जाने में? कितने खर्च होंगे? अब तक कितने खर्च हो चुके हैं? देखें, इस मुल्क में, इस कौम में देने की जो लज्जत है वो बहुत ज़्यादा है। जब हमने शुरू किया काम तो हम सब दोस्तों ने अपनी अपनी जेब में हाथ डाला तो वहाँ पर कुछ नहीं था। हमारे आर्किटेक्ट ने कहा कि पहली मंजिल की तामीर के लिए 50 करोड़ चाहिए, तो हमने उसे कहा कि 1000 रुपये पे इसको तकसीम करो। उसने कहा जी 5 लाख हासिल तकसीम आएगा। तो हमने कहा इस मसला आसान हो गया, हम इस हर दर्दमंद पाकिस्तानी के पास जाएंगे, उसे कहेंगे कि एक ईंट ख़रीद लो 1000 रुपये की। यूँ कुछ ही माह में 5 लाख ईंटें बिक गई और 50 करोड़ बन गए। डॉक्टर साहब, कब तक यूनिवर्सिटी बन जाएगी? यूनिवर्सिटी के लिए हम अगले साल इंशाअल्लाह ताला चार्टर के लिए अप्लाई करेंगे। हमारी तैयारियां सारी मुकम्मल हैं। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटियाँ तो पहले भी बहुत हैं, अखुवत यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटियों से किस तरह मुख्तलिफ होगी? जी, आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि यूनिवर्सिटियाँ तो बहुत हैं, अखुवत यूनिवर्सिटी नहीं है। हम ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं जिसमें अखुवत हो, मवाख़ात हो, भाईचारा हो, ईसार हो, कुर्बानी हो। क्या तलबा से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी? जी, तलबा से बहुत बड़ी फ़ीस ली जाएगी, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद जब वो किसी बड़ी मंजिल पे पहुंच जाएंगे तो उनकी उस अज़मत में ही हमारी फ़ीस छुपी हुई है कि हम उनको इस तरह से तरबियत देंगे कि वो बेनियाज़ होकर इस खौफ से बेनियाज़ होकर पढ़ें कि उनकी माँ के पास बेचने के लिए ज़ेवर नहीं है। तो वो तालीम हासिल करेंगे, लीडर्स बनेंगे, चेंज मेकर्स बनेंगे, इकबाल के शाहीन बनेंगे। तो फिर जब वो अपनी किसी मंजिल पे पहुंचेंगे तो वो अखुवत यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो कोई और यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कोई और अच्छा काम करेंगे, कोई और हस्पताल बनाएंगे। तो ये जो है सिलसिला चिराग तर चिराग और आगे से आगे इंशाअल्लाह चलता चला जाएगा। यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा किया। तलबा के लिए हॉस्टल भी इसी बिल्डिंग में बनाया गया है। मॉडल क्लासरूम, बोर्डिंग रूम और लाइब्रेरी का दौरा भी किया।
मैस हाल में आए। जेंटलमैन, खाना शुरू करने की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। नाउ स्टार्ट। दोपहर का खाना तलबा के हमरा मेस में ही खाया। तलबा और असातिज़ा के साथ ग्रुप फोटो बनाई। टाउनशिप लाहौर में वाक़े अखुवत फाउंडेशन के मरकजी दफ्तर आए। अपने दफ्तर पहुंचे। अखुवत फाउंडेशन पाकिस्तान के एरिया मैनेजर से मीटिंग की। तकरीबन 7.5 अरब के करीब हमने अमाउंट वहाँ पर डिस्कस कर दी है। साथ साथ हम हाउसिंग के हवाले से भी लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के तहत भी तकरीबन हमने उन्हें 200 लोगों को जो है फाइनेंसिंग की है। आपकी बहुत मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भाईचारे की इस रवायत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। अखुवत सारे पाकिस्तान में काम करता है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, फाटा, पंजाब। कुल कितने मुलाजमीन हैं आपके जो ये सारा काम देखते हैं? सर, हमारे कुल मुलाजमीन की तादाद 7,000 के लगभग है, जिसमें कर्ज़ों के अलावा जो तालीम का शोबा है जिसमें हम काम कर रहे हैं तो वो भी शामिल हैं। आपका फ़लसफ़ा तो बड़ा जदीद है और उसके मुताबिक आप बिलासूद कर्ज़े दे रहे हैं, लेकिन आपकी नशिस्त फर्शी और कदीम रवायत की ये तज़ाद क्यों? जी, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। ये तज़ाद नहीं है सर, ये रवायत का और जदीदियत का खूबसूरत इम्तज़ाज है। जब हमने आगाज़ किया इस अदारे का तो हमारी जेब में एक पैसा नहीं था, कुर्सी मेज़ ख़रीदने के पैसे नहीं थे, तो हमने कहा कि नीचे बैठ के काम शुरू करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने बरकत दी तो आज आप देखें कि कितना बड़ा ये अदारा बन गया। लेकिन हमने कहा कि जो माजी को भूल जाता है वो मुस्तकबिल में ठोकर खाता है। और फिर पाकिस्तान भर में हमारे जो मुलाजमीन हैं वो फ़र्श पे बैठते हैं, तो मुझे कोई हक़ हासिल नहीं है कि मैं फ़र्श पे ना बैठूं। ये यकसानियत है और यही हमारी एक जो बाहमी तक़वियत का बायस है। डॉक्टर साहब, आपका जो मॉडल है दुनिया भर में इस पर रिसर्च भी हो रही है, स्टडीज़ भी हो रही है, लेकिन तशकीक पसंद जो हैं वो ये कहते हैं कि आप जब बिलासूद कर्ज़े देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी रकम बढ़ती नहीं है, उतनी रहती है, और आपको मज़ीद एक्सपेंड करने के लिए या अपने बढ़ाने के लिए आपको मज़ीद फंडिंग की ज़रूरत है। तो एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, बल्कि मुसलसल आपको फंडिंग की ज़रूरत रहेगी इसमें। क्या वाकई ऐसा है? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम देखें, हम कहते हैं, लोग कहते हैं ना जी कि सूद ना लेने से पैसा कम होता है या सूद लेने से पैसा बढ़ता है। हम कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं सूद को घटाता हूँ, मैं सदक़े को बढ़ाता हूँ। तो हमारा फ़लसफ़ा जो है ये कैपिटलिज़म से हटकर ये गिविंग पर खड़ा है। हम कहते हैं कि देने से रकम कम नहीं होती, बढ़ती है। उसकी इससे खूबसूरत मिसाल मैं क्या पेश कर सकता हूँ कि चंद हज़ार से जो काम शुरू हुआ वो 120 अरब पे पहुँच गया। तो ये तमाम का तमाम निज़ाम सदक़ात पर मबनी है। एक अख़ुवत का फ़ंड है जिसमें लोग सदक़ात देते हैं, वो सदक़ात बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और फिर लोगों में तकसीम होते हैं, वो भी अमीर होते चले जाते हैं, खुशहाली आती चली जाती है। 99% रिकवरी की वजह से रकम ज़ाया नहीं होती और हर साल उसमें इजाफा हो जाता है। ये बुनियादी नुक्ता नहीं लोग समझते। लोग कहते हैं जी सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कि लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए तो फिर आप क्या करेंगे। हम कहते हैं ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसानियत पर मबनी मुआशरे में लोग देने की ख्वाहिश से, जुस्तजू से कैसे महरूम हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, समझने के लिए कितने % आपकी जो डिलीवरी कास्ट है और कितने % जो ओरिजिनल जो डोनर है वो आप रिसीवर तक पहुंचाते हैं? जी, हमारी जो मुख्तलिफ़ जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, दूर दराज के इलाकों में कॉस्ट ज़्यादा होती है। नया काम शुरू होता है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, लेकिन ऑन एन एवरेज हमारी
8 से 9% कॉस्ट हमारी आती है। यानी अगर हमने 1 करोड़ रुपए के कर्ज़े दिए तो साल में हमारे तकरीबन 9 लाख रुपए के अखराजात उस पर आएंगे। और आपको सुनकर ये खुशी होगी कि ये दुनिया में सबसे कम अखराजात हैं। आमतौर पर 15%, कहीं ज़्यादा जी, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ज़्यादा रकम जो है इसके ऊपर ख़र्च होती है, हमारे 1/3 से भी कम है। तो उसमें बुनियादी वजह यह है कि सादगी, फर्शी नशिस्त। अब देखें कि पंजाब भर में हमारे पास एक भी गाड़ी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस के हवाले से हमारे पास सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं, एक गिलगित में खड़ी है और एक फाटा में खड़ी है। तो हमने बैंकर ऑन बाइक का तस्वर दिया है। क्लॉथ बैंक का दौरा किया। सर मेरा नाम रोज़ है और मैं क़ुव्वत में यहाँ से पिछले 3 साल और 4 साल के दरमियान इस अरसे में काम कर रही हूँ। पहले पैकिंग पर आई थी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सॉर्टिंग का आगाज़ किया और अब मैं सॉर्टिंग करती हूँ। सॉर्टिंग में हम A, B, C क्वालिटी इसको अलग अलग करके फिर मैं अपनी टीम जो हमारे साथ ख्वाजा सरा यहाँ पे काम कर रहे हैं, 10 मेंबर हैं हमारे ख्वाजा सरा के, वो यहाँ पर काम करने के बाद इसको पैकिंग करते हैं और पैकिंग करने के बाद हम इसको इस तरीके से ले जाते हैं सर। जो वेस्ट बचती है फिर उनके हम इस तरह बैग तैयार किए जाते हैं। 800 ट्रांसजेंडर जो हमारे साथ रजिस्टर हैं, जो कि यहाँ पे अमजद साकिब साहब की तरफ से उनको स्टेपेंस दिया जाता है हर महीने। मेरी तरफ से नहीं दिया जाता, अखुवत की तरफ से दिया जाता है, जो इन्होंने एक यहाँ दायरा बनाया है जो कि पूरी दुनिया में जिसका नाम चल रहा है। तो इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिया है ख्वाजा सराओं को जो सड़कों पर मांग रहे हैं या पहले भीख मांगते थे या लोगों की नज़रों लोगों का निशाना बनते थे, उन्होंने ऐसे लोगों को यहाँ पर आने का मौका दिया है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं शाना बशाना। और हम अमजद साकिब साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, अपनी टीम के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया, हमारी रूटीन चेंज की। लोगों को कर्जों की फराहमी के लिए टाउनशिप मस्जिद पहुंचे। कर्जे की रकम के चेक्स मस्जिद में अदा किए जाते हैं। जी मैंने 2009 में कर्जा लिया था और मैं फट्टे पे काम करता था, फिर मैंने जॉब की मशीन ली और फिर शुक्र है दुकान। काम क्या करते हैं? टेलरिंग का 10,000 लिया था फर्स्ट टाइम, 9,009 दो में यानी कि वो लिया था। उसके बाद मैंने जॉब की मशीन ली 7,000 की और फिर चलता ही जा रहा है काम। मेरे पास अब 3 मशीनें हैं, चौथी मशीन मैंने लेके आनी है। मैं सर तस्मे का काम करता हूँ। यहाँ से कारोबार के लिए मैंने 50,000 रुपये मुझे कर्ज़ा मिला था और 50,000 के साथ मैंने 80,000 रुपये की मशीन खरीदी। इस वक्त मेरे पास 8 लाख रुपए की मशीनरी पड़ी हुई है। रिक्शा चलाता हूँ मैं, पहले मजदूरी करता था, अब इनसे पैसे लेके मैंने रिक्शा बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा काम चलना शुरू हो गया है। टेलर मास्टर हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने 20,000 रुपये कर्ज़ लिया था, अब 45,000 मिला मुझे। तो अब इतनी बरकत पड़ी है। मेरे पास 3 मशीनें हैं, 2 मज़दूर हैं और एक मैं खुद काम करता हूँ। इधर से कर्ज़ा लेके मैंने तकरीबन 30,000 से लिया, अब 50,000 2 दफ़ा ले चुकी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारोबार काफ़ी अच्छा है। वो हस्बैंड की भी जॉब है, लेकिन ये के साथ में उनका साथ भी मैं देती हूँ। हम बहुत खुश हैं कि आप लोग हमारी जो है ना हेल्प करते हैं। यानी 25 से स्टार्ट किया था, 35, 40 और अब 50 पे आए हैं। और हमारा इससे इतनी तरक्की किया कि हमने अपना यूनिट बना लिया है, अपनी मशीनें, अपने कारीगर बिठाए हैं। ये सब सूद का नहीं है, इस वजह से, सूद ना होने की वजह से हमारी ये है। और इन सब का बहुत शुक्रिया हमारे साथ ताउन किया। हस्बैंड कारोबार करते हैं, रेस्क्यू में काम करते थे, लेकिन उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम दारा क़ुव्वत से मतलब कि इमदाद लेते हैं तो उससे अपना कारोबार शुरू करते हैं। पहली दफ़ा हमने 25,000 लिया था, तो उसमें हमारा मज़ीद ग्रास प्रोडक्टर का वो छोटी सी शॉप ली थी, उसमें काम करते थे। अब माशाल्लाह हम लोगों ने कुछ अपने पैसे घर में से इन्वेस्ट किए और कुछ यहाँ से इमदाद मिली, हमने अपना कारोबार ज़्यादा आगे बढ़ाया। ग्रास प्रोडक्टर, ये जो गाड़ियों पे स्टिकरिंग होती है ना, उनका काम करते हैं वो। तो माशाल्लाह अब बहुत अच्छा हमारा कारोबार जा रहा है, हमारे घरेलू हालात भी बहुत अच्छे हैं।
फाउंटेन हाउस का दौरा करने पहुंचे। स्पेशल बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश करके इस्तकबाल किया। मरीजों के साथ गपशप लगाई। बेकम आया कर शक्ला तो खा दिंदियां ने शक्ला देना जाया। ये तो आपने ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बता दिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली कैफ़ी। आपके वालिद साहब का क्या नाम? कफ़ायत हुसैन कैफ़ी। अच्छा, आप उनके बेटे हैं अदाकार? हाँ जी गज़ाला मेरी वालदा थी, बल्कि हैं बस USA में रहती हैं मामू के पास। मैं जाना चाहता हूँ, एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल आज तरह बड़ों की, मेरे बुज़ुर्गों की जगह मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, ना आज तक हुआ। बहुत मेहरबानी आपकी। तालियां भी भाई के लिए बजानी है। बैडमिंटन खेली। बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। स्पेशल बच्चे अब्दुल रहमान की सालगिरह का केक काटा। शाम को घर वापस आए। रात को घर पर दोस्त अहबाब को शाइए पर मदू किया गया था। इल्हाम है जामा तेरा, कुरआ इमामा है तेरा, मिंबर तेरा। गुलकार रफाकत अली खान ने नात सुनाकर समा बांध दिया। या रहमतल आलमी तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा। अखुवत के तहत बिलासूद कर्जे फराहम करके और फिर उनकी वापसी यकीनी बनाकर आपने दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर दी। बैंकर या दूसरे माफिया आपके रास्ते में मज़ाहम नहीं होते? बिल्कुल ऐसे ही है। एक प्राइवेट मनी लेंडर का इंस्टीट्यूशन है जो गली मोहल्लों में जो सूदखोर हैं, जो 100 से 200 शरा के मुताबिक कर्ज़े देते हैं, वो हमें थ्रेट करते हैं। उनसे हमें कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमारे स्टाफ को करना पड़ता है। तो लेकिन बाकी हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हम जिस तबके के साथ काम कर रहे हैं, जिनको फाइनेंशियल इंक्लूजन दे रहे हैं, वो तो पहले से ही बैंकों के पास नहीं जाता। तो हमें बैंकों से कोई, बल्कि हम उनको सपोर्ट करते हैं। वो उनका एक अपना निज़ाम है, वो भी इस मुल्क में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात कहूँगा कि कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। अखुवत के तहत आप 6000 घर बना चुके हैं और वहाँ अब लोग रिहाइश पजीर भी हैं। हुकूमत भी 50 लाख घर बनाना चाहती है। आप इस हवाले से उनकी क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, ये जो 6000 घर बनाए गए हैं, ये भी हुकूमत के उसी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम एक बनाई, जिसके तहत अखुवत को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि आपको 5 अरब रुपए दिए जाएंगे, तो आप उन लोगों के घर बनाने में ये कर्ज़े दें जिनके पास 2-2, 3-3 मरले की ज़मीन मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 महीनों में ये 6000 के करीब घर बना दिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालेंगे। कितने बना के देंगे घर टोटल? हम तो 10 लाख बना सकते हैं, 15 लाख बना सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहुंच उन लोगों तक है जिनके पास ये छोटे छोटे प्लॉट्स मौजूद हैं, लेकिन वो
बैंकारी की सहूलियात ना होने की वजह से वो कर्ज़ा नहीं ले सकते। पाकिस्तानी अवाम चैरिटी तो बहुत करती है लेकिन टैक्स नहीं देते। आप चूँकि इस मामले को करीब से देखते हैं, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? एतमाद का फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट जिसे कहते हैं। लोगों को जब ये यकीन हो जाए कि ये टैक्स जो है वो मुल्क की तामीर के लिए सर्फ होगा, एक बच्चे की तालीम के लिए सर्फ होगा, किसी बूढ़ी औरत की दवा के लिए सर्फ होगा, तो मैं नहीं समझता कि कोई ज़िम्मेदार शख्स जो है वो टैक्स अदा ना करे। तो हमें किसी न किसी तरीके से इस एतमाद को परवान चढ़ाना है। अखुवत फाउंडेशन को बहुत से मराइल तय करा के आप इसे अरूज तक ले गए, और आगे क्या देखते हैं? है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पा पाया। ये तो मरहला तय नहीं होगा अभी हम 10 लाख इस वक्त हमारे करंट बोरोवर्स हैं, 30 लाख ख़ानदानों की हम मदद कर सके हैं, लेकिन पाकिस्तान में कम से कम 20 बिलियन अफराद ऐसे हैं जिन्हें फ़ाइनेंशियल एक्सेस चाहिए। तो उनकी ज़िंदगी के दुख और उनके अंधेरे कब कम होंगे? तो अभी बहुत सफ़र बाकी है, ये आगाज़ है, ये जनरेशन्स लगेंगी इस मुल्क से गुर्बत को दूर करने में, अफलास को दूर करने में, महरूमी को दूर करने में। दर्द दिल रखते हैं, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दिल कब भर आया? दिल भर आया है बहुत दफ़ा कि बहुत से ऐसे लोग और बहुत से ऐसे घराने देखे कि जिनकी हालत ज़ार, एक मैं कई ऐसी कहानियाँ हैं। एक घर है जिसमें 6 बच्चे हैं और 6 के 6 माजूर हैं। उनका उठना बैठना चलना फिरना कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हैं। तो ये उम्मीद और बीम की जो कैफियत है, यास की और उम्मीद की, ये साथ साथ चलती है। दिल भर आता है तो फिर खुदा को याद करते हैं और फिर हौसला, अज़्म और तक़वियत मिलती है। आपको शेर व अदब से भी बड़ी दिलचस्पी है। पसंदीदा शायर कौन सा है और पसंदीदा मुसन्निफ़ कौन? शायर तो 2 ही हैं, गालिब हैं और इकबाल हैं। मीर को भी आप इस फहरिस्त में शामिल करते हैं, अहद हाज़िर में तो फैज़ हैं। तो ये जो गज़ल की रवायत है, इसने मेरी ज़ाती तहज़ीब में बहुत अहम किरदार अदा किया। मैंने सलीका सीखा, गुदाज सीखा, दर्दमंदी सीखी, बुलंद ख्याली सीखी, मोहब्बत करना सीखा और मोहब्बत के गमों को बर्दाश्त करने का हौसला सीखा। तो शायरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अदब में, उर्दू अदब के हवाले से अगर बात हो रही है तो कुर्रतुल ऐन हैदर, उनका एक नावल मैंने पढ़ा, बहुत देर हुई, आखिर शब के हम सफ़र। तो वो हमारे मुआशरे की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है कि कैसे आज का हीरो कल का ज़ीरो बनता है। और वो जो कहते हैं ना कि बाज़ लोगों की ज़िंदगी में अज़मत का सिर्फ़ एक लम्हा आता है और फिर सारी उम्र वो उस लम्हे की कमाई खाते हैं। तो ऐसे किरदार हैं उसमें। फिर एक और नाम है जो लोग लेते हुए शर्माते हैं, वो शकील आदिलज़ादा का है। उसकी खूबसूरत कहानियों के जो किरदार हैं। कौन सा किरदार आपको पसंद आया? ख़वातीन के किरदार बहुत अच्छे हैं। उसमें एक ज़नी का किरदार है, एक कोरा का किरदार है, फिर बिट्ठल भाई और बाकी जो उसका जो हीरो है बाबर ज़मान। तो किसी ज़माने में जब हम कॉलेज में थे तो पढ़ते थे, तो मैं उन्हीं किरदारों के साथ रहता था। मौसीकी से भी तो लगाव होगा, कौन सा गुलूकार या गुलूकारा पसंद है? नूरजहाँ का कोई मुकाबल नहीं है। नूरजहाँ के गाने अभी भी आपको एक और तरह की कैफियत से आशना करते हैं, एक और दुनिया में आप चले जाते हैं। उसमें गनायत है, उसमें लहजे में खूबसूरती है, हुस्न व जमाल है।